नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल देखने को मिले। कई नई चेहरों को जगह दी गई तो कई बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। लेकिन इन सब में सबसे प्रमुखता से नजर आया कि ये विस्तार यूपी चुनाव के लिए सरकार की तैयारी था। कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से कई मंत्री बनाए गए। खासतौर पर ओबीसी वर्ग को तरजीह दी गई है। यूपी से 7 नए मंत्री बनाए गए, जबकि यूपी के 8 पुराने चेहरे अब भी मंत्री पद पर काबिज हैं। कुल मिलाकर सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, लेकिन यूपी पर थोड़ा खास फोकस किया गया है। मोदी कैबिनेट के ये वो स्पेशल 43 हैं जिनके कंधों पर अब गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ की जिम्मेदारी है। मोदी 2 की ये वो टीम है जिनके हाथों में विकास और विश्वास की बागडोर है। बुधवार को हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ। शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि 43 में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं 7 मौजूदा मंत्रियों को भी प्रमोट किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या अब 77 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े चेहरों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी और जो अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे प्रदान की है, मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। मोदी सरकार अब नए चेहरों और नए जोश के साथ अगले 3 साल चलाना चाहती है, इसलिए अनुभव को तरजीह दी गई है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और अधिवक्ता के रूप में अनुभवी लोगों को जहां सरकार में शामिल किया गया है, वहीं ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को बड़ी संख्या में शामिल कर चुनावी और राजनीतिक समीकरण भी साधे गए। असम से एक कैबिनेट मंत्री पद मिला है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। लेकिन ये खुशी दुगुना हो जाता है जब वो व्यक्ति सर्बानंद सोनोवाल जैसा व्यक्ति हो। अब जो वो कैबिनेट मंत्री बना है, मेरा विश्वास है कि वो भारतवासी का साथ न्याय करेगा, असम का साथ न्याय करेगा। मोदी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अक्सर अपने फैसले से सबको चौंकाने वाले पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भारी फेरबदल करते हुए ये साफ संकेत दिया कि अब ये सरकार का स्वरूप भी बदलेगा और कार्यशैली भी, और फोकस होगा विकास। इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए भी, जब उन्होंने मंत्रियों को बधाई देते हुए हैशटैग दिया गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले इन 7 तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश में यानी यूपी से कौन कौन मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की राज्य मंत्री बनाई गई हैं। कौशल किशोर बीजेपी से राज्य मंत्री बनाए गए। बीएल वर्मा बीजेपी से राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल बीजेपी से राज्य मंत्री। पंकज चौधरी बीजेपी से राज्य मंत्री। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी से राज्य मंत्री। अजय कुमार मिश्रा बीजेपी से राज्य मंत्री। इन 7 तस्वीरों को आप देखिए और ये समझिए कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समीकरणों को साधने का एक बड़ा दांव इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए लगाया गया है। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र है मेरे साथ, ब्रजेश मिश्रा हैं पटना से, विशाल पांडे मेरे सहयोगी को आप देख रहे हैं, और रवि रंजन भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो 7 तस्वीरें अभी हमने दिखाई, ये 7 तस्वीरें उस पिक्चर की पहली तस्वीर है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरणों के जरिए हम देखेंगे। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि इन 7 के साथ में 8 पहले से ही यूपी से मंत्री हैं, यानी टीम 15 एक तरह से
तैयार है केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश से। और जिन 7 लोगों को कल शामिल किया गया, उन 7 लोगों में 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। और 7 उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से हैं और 7 का अपना जातीय समीकरण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं, ओबीसी का चेहरा है। पंकज चौधरी महाराजगंज पूर्वांचल से हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। वो उनको उनकी जात के वोट के लिए एक बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके बाद हम बीएल वर्मा की बात करें तो वो बदायूं की तरफ से हैं। रोहेलखंड और आगरा मंडल की तरफ जो लोध जात का वोट बैंक है, उसको अपने साथ रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसके बाद आप एसपी सिंह बघेल, जो कि आगरा सीट से सांसद हैं, वो एससी हैं, लेकिन उनका पाल, बघेल, धनगर इन जातियों में अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा कौशल किशोर, जो कि काफी ज्यादा कोविड काल में आप देखिए यूपी सरकार के खिलाफ ही काफी आलोचना करते रहते थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन वो एससी के चेहरा हैं और अमित शाह उनको 2014 से बीजेपी में लेकर आए थे और अमित शाह उनको लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। अभी वो यूपी में अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और अब उनको राज्य मंत्री बनाया गया है कौशल किशोर को। इसके अलावा आप देखिए इसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम आता है, जो कि लखीमपुर खीरी से हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको जगह दी गई है, गृह राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। और इसके साथ में अवध और मध्य यूपी का ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश की गई और अंतिम में बुंदेलखंड, क्योंकि आमतौर पर वहां लोगों की निगाह नहीं जाती है, भानु प्रताप वर्मा, जो कि एससी वोट बैंक को देखते हुए ही उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वो कोरी समाज से आते हैं। तो जो जातियों का जाल है उत्तर प्रदेश में, उसको साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्योंकि ये 7 और इससे पहले 8, अब 15 लोग उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं केंद्र सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद बनारस से सांसद हैं। तो आप समझिए कि ये जो पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक गणित बीजेपी ने फिट किया है, इसका मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, क्योंकि यूपी में जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, उसके बाद से जब बीजेपी ने बैठकें की तो उसमें 2 चीजें निकलकर सामने आई थी कि ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से कुछ नाराज है और उसी के चलते ये पूरा सब कुछ किया गया। अभी कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद को शामिल कराया गया था, ताकि किसी तरह से जो थोड़ी बहुत भी नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। ठीक है विशाल। रविंद्र, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि पूरी पटकथा, इसे मैं ऐसे कहूं, पूरा ये रीशफल भले ही उत्तर प्रदेश को फोकस में रखकर किया गया हो, लेकिन वो बड़े चेहरे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, एक पार्टी में संदेश देने की कोशिश है कि अगर काम करोगे तो ही उसका फल मिलेगा। देखिए पयोधी, कई तरह के इक्वेशन होते हैं। ये जो मंत्रिमंडल बना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, ये जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है और कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड को भी देखा गया है। यहाँ परफॉर्मेंस को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितना पॉलिटिकल इक्वेशन को ध्यान में रखा गया है। लेकिन कई ऐसे मंत्रियों को बनाया गया है जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर, चाहे अश्विनी वैष्णव हो या फिर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, परफॉर्मेंस प्लस पॉलिटिकल इक्वेशन, ऐसे ही जिनको हटाया गया है, कुछ को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया है। जिनमें माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कामकाज से, खासकर कोरोना काल में, न पार्टी खुश थी और न ही प्रधानमंत्री खुश थे। तो ऐसे में परफॉर्मेंस के आधार पर शायद डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया है। उसी तरह सदानंद गौड़ा वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको भी हटाया गया परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन होता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि प्रमोशन अगर हरदीप पुरी का हुआ है तो ये परफॉर्मेंस से ज्यादा अगर इस पर देखा जाए तो पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। उसी तरह से आप देखिए कि पुरुषोत्तम रूपाला हो या फिर मनसुख मंडाविया, परफॉर्मेंस प्लस पॉलिटिकल इक्वेशन, क्योंकि लोहिया और कड़वा पटेल दोनों को खुश करने की वहां कोशिश की गई और दोनों पाटीदार है। लेकिन सबसे जो बड़े चेहरे थे, चाहे रविशंकर प्रसाद हो या फिर प्रकाश जावड़ेकर, इसमें भी प्रकाश जावड़ेकर का देखा जाए तो थोड़ी बहुत हो सकती है कि परेशानियां, जो इस तरह से हाल फिलहाल में किसान आंदोलन हो, कोरोना हो, जिस तरह से फॉरेन मीडिया ने प्रधानमंत्री या भारत सरकार की आलोचना की, उससे कुछ नाराजगी हुई होगी। लेकिन यहाँ भी एज फैक्टर प्लस पॉलिटिकल इक्वेशन को ध्यान में रखा गया है। उसी तरह से रविशंकर प्रसाद परफॉर्मेंस में अगर ट्विटर को माना जाए तो ये बहुत नाकाफी होगा, क्योंकि ट्विटर एक हो सकता है तत्कालिक कारण हो, लेकिन उन्होंने सरकार के चेहरा के रूप में रहे, सरकार के संकट मोचक के रूप में रहे, अरुण जेटली के साथ कानून के हर मसले पर सरकार और पार्टी को कहीं ना कहीं उबारने की कोशिश की। यहाँ पर देखा जा रहा है, जो माना जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें पॉलिटिकल इक्वेशन है और कुछ और समीकरण है, पार्टी का अंदरूनी मामला भी हो सकता है, उसके ध्यान में रखते उनको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं बाकी जो ऐसे में देखा जा सकता है कि अनुराग ठाकुर को जो प्रमोशन हुआ, यंग ब्लड को आगे रखा गया, अश्विनी वैष्णव है, जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय को धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे दिया गया है,
तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा गया। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री 2022 ही नहीं केवल 100 मीटर ही जीतना नहीं चाहते, बल्कि मैराथन की भी तैयारी की जा रही है, उसमें युवाओं, महिलाओं, SC, ST बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन बिहार में पशुपति पारस चिराग पासवान के एक तरह से चेतावनी देने के बावजूद भी चिराग पासवान को ये बड़ा संदेश दिया गया है। इसे हम बिहार की राजनीति को लेकर कैसे समझें? इसने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है सारे पहलुओं को। देखिए प्रयोधी, ये मोदी सरकार की तरफ से ये संदेश नहीं दिया गया, बल्कि नीतीश कुमार की तरफ से एक तरीके से बदला निकाला गया है चिराग पासवान को लेकर। क्योंकि ये जब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आई थी तो एलजेपी कोटे से जो रामविलास पासवान के देहांत के बाद खाली हो गया था, चिराग पासवान का सबसे पहले नाम आ रहा था। लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है बिहार की राजनीति में कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते और यहाँ पे नीतीश कुमार को डैमेज किया था, क्योंकि नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 पार्टी को लाने में चिराग पासवान का ही योगदान रहा है बिहार में नीतीश कुमार को लिए। तो ये यहाँ पे संदेश ये जाता है और उसके बाद हो सकता है कि जिस तरीके से गुस्से का इजहार किया गया और जेडीयू की तरफ से कि वो नहीं बन सकते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और एक साफ साफ संदेश था कि पार्टी को तोड़िए। और जिस तरीके से पार्टी टूटी और उसके बाद अब जो है मामला संसदीय दल के नेता पारस बने हैं और उसके जरिए वो नेता अभी मंत्री बन गए हैं। लेकिन ये मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। चिराग पासवान का कहना है कि ये लीगली कानूनी रूप से गलत है। आप निर्दलीय बतौर निर्दलीय पशुपति पारस को मंत्री बनाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से तो ये मामला कोर्ट में गया है। देखिए कोर्ट में गया लेकिन पार्टी टूटी है और संसदीय दल में यहाँ पे नेता को मंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो देखिए 2019 में एक सीट के कारण ही जेडीयू शामिल नहीं हुई थी। उनका कहना था कि एक से ज्यादा उनको सीटें मिले। लेकिन अब जो है स्थिति बदल गई है बिहार की राजनीति में। जो छोटा भाई था वो बड़ा भाई हो गया है और जो बड़ा भाई था वो छोटा भाई हो गया है। तो अब ये कोई इसमें जेडीयू के सामने विकल्प नहीं था इसमें शामिल होने को लेकर। तो एक राजनीतिक साधने की कोशिश की गई है इसमें। और दूसरी तरफ जेडीयू में जो अंदर की खींचतान है प्रयोधी, वो भी कुछ दिनों में सामने आएगी, क्योंकि ललन सिंह का भी बनना तय था और दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं नीतीश कुमार को। तो आरसीपी बन गए, ललन सिंह नहीं बने। हालांकि आरसीपी ने कल दिल्ली में कहा कि ललन सिंह और उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर ललन सिंह से ये सवाल किया जाए कि आप में और आरसीपी में क्या फर्क हो गया है, तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। तो पार्टी के अंदर एक खींचतान भी जेडीयू के अंदर सामने कुछ दिनों में आ सकती है। इसकी तो उम्मीद भी थी ना ब्रजेश, इसकी तो उम्मीद भी थी जिस तरह के हालात वहां पर थे और जो भी नेताओं के बीच का मनमुटाव था, उसके बाद इसकी उम्मीद थी राजीव। लेकिन शिवसेना और बीजेपी तो पहले ही कह चुकी थी, विस्तार से पहले, विभागों के बंटवारे से पहले, कि हम तो किरण राव और आमिर खान के जैसे हैं। देखिए प्रयोधी, जाहिर है कि शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि किरण राव और आमिर खान की तरफ हैं। लेकिन बीजेपी ने बड़े बेबाकी से, बड़े तरीके से जहां शिवसेना का गढ़ है उस शिवसेना को गढ़ को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश की। नारायण राणे को मंत्री बनाने का यही मुद्दा है कि जिस तरीके से रत्नागिरी में शिवसेना का गढ़ कहा जा रहा है और शिवसेना के गढ़ को जवाब देने के लिए नारायण राणे ही बराबर वहां से खड़े हो रहते हैं, बराबर यहाँ से अपनी बेबाकी से बोल भी बोलते हैं। अब नारायण राणे को बनाने के बाद ये शिवसेना का, अगर देखा जाए कि शिवसेना के बढ़ते कद को रोकने के लिए या शिवसेना को पूरी तरह से जवाब देने के लिए ये कदम उठाया गया है, तो ये बड़ा ही उचित कहा जा सकता है। क्योंकि नारायण राणे ने मराठा मुद्दे पर बेबाकी से बोला है और बेबाकी से अपना केंद्र सरकार का पक्ष भी रखा है। अब दूसरी बात है कि कपिल पाटिल को, क्योंकि शिवसेना का अगर देखा जाए कि मुंबई के बाद महानगर पालिका में दूसरा जो गढ़ कहा जा सकता है वो थाने कहा जा सकता है। कपिल पाटिल को थाने के, यानी थाने इलाके से जो डोंबिवली से हैं वहां से जो सांसद हैं उन्हें मंत्री पद देना ये स्पष्ट करता है कि अब शिवसेना के बढ़ते कद को, यानी शिवसेना जहां जहां मजबूत है वहां चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रताप सरनाइक ने पहले ही खत लिखकर शिवसेना में खत लिखकर ये जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को अब साथ साथ आ जाना चाहिए, ये प्रताप सरनाइक कह चुके हैं। दूसरी तरफ कपिल पाटिल जो कि बीजेपी के सांसद हैं और उन्हें वहां मंत्री पद देना शिवसेना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, यानी थाने में भी प्रभाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है।
तीसरी बात जो देखते हैं कि भारती पटेल जो कि नासिक से हैं और वहाँ जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गढ़ कहा जा सकता है, यानी ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर छगन भुजबल हैं, उनके मुकाबले भारती पटेल को खड़ा करना ये बात कही जा सकती है। हालांकि भारती पटेल के बारे में जिस तरीके से महज उन्हें बीजेपी में आए महज 2 साल ही हुए हैं, क्योंकि 2014 में वो एनसीपी में थी, 2019 में बीजेपी के टिकट से वहां से लड़कर और जीत कर आई हैं और उन्हें वहां एकुमुलेट करना ये साफ कहता है कि वहां जो एनसीपी का रुतबा है उसे कम करने के लिए, यानी छगन भुजबल को जवाब देने के लिए, उस इलाके के क्षेत्र को जवाब देने के लिए भारती पटेल को खड़ा किया गया। हाँ। इस बात में जाहिर है कि अलग अलग इलाकों में जो भी छत्रप हैं उन्हें बढ़ावा देकर और शिवसेना के बढ़ते कदम को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। राजीव, इस बात से तो ना कभी बीजेपी ने किनारा किया ना शिवसेना ने किनारा किया, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन इस बात के संकेत तो दोनों ही देती रही ना कि साथ रहेंगे और आगे अगर मौका मिला तो हम, इतनी दूरियां हमारे बीच में नहीं आई हैं कि साथ मिलकर सरकार नहीं चला सकते। लेकिन कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया और अपनी नई टीम को कामकाज का जिम्मा सौंप दिया। वैष्णव, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं मनसुख मांडविया, मैं मीनाक्षी लेखी, मैं अनुराग सिंह ठाकुर, ईश्वर की। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम तैयार है। कुछ पुराने सहयोगियों पर भरोसा जताते हुए कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय सौंपा गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ के मंत्र के साथ टीम मोदी तैयार है और इनका एजेंडा होगा विकास। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोदी 2 की नई टीम में किसे कौन सा विभाग सौंपा गया। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल मंत्रालय, पीयूष गोयल को टेक्सटाइल, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय दिया गया है, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी मत्स्य पालन विभाग देखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जबकि हरदीप पुरी को यूडी और पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को रेल और आईटी मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडाविया अब स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय संभालेंगे, जबकि मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जबकि अनुराग ठाकुर को युवा मामलों के साथ आईबी मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय संभालेंगे। पीएम मोदी की नई टीम में 36 नए मंत्रियों के साथ 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब इन सबको विश्वास पर खरा उतरना है और देश को विकास के पथ पर आगे भी बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए चेहरे भी शामिल किए गए, जिनमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के साथ अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल थे। Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए कई नए चेहरों को भी शामिल किया है। इन नए चेहरों में जेडीयू, एलजेपी समेत यूपी से अपना दल को भी मौका दिया गया है। जेडीयू से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। बात अगर एलजेपी की करें तो पार्टी ने केंद्र में वापसी की है। चिराग पासवान की धमकियों के बाद भी पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये मुझको भरोसा किया। दूसरा, मैं एहसानमंद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हाजीपुर की जनता को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा संयोग देखिए कि जब बड़े भैया हाजीपुर को छोड़ दिए, राज्यसभा में चले गए, तो फिर मुझको ही वो अधिकृत कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो, और मैं हाजीपुर से लड़ा, उनकी सेवा में मैं रहा और हाजीपुर से सांसद बना। हाजीपुर की जनता का स्नेह और प्यार के स्थिति में बना।
यूपी में इस बार बीजेपी की खास नजर है। ऐसे में वहां से सोनेलाल पटेल के अपना दल को भी मौका दिया गया है। मिर्जापुर में पार्टी की सांसद और सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। अनुप्रिया पटेल वाणिज्य एवं उद्योग के राज्य मंत्री का पद संभालेंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कैबिनेट और मंत्रिमंडल के इस विस्तार में पश्चिम बंगाल तक पार्टी ने अपने नेताओं को मौका दिया है। बंगाल के निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। दोनों ही नेता पहली बार सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। तो इस विस्तार के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश के समीकरणों को साधने के साथ साथ ये तैयारी 24 की है। इसी पर हम बने रहेंगे। मेरे सहयोगी जो हर एक डिटेल में आपको बता रहे हैं क्या मायने हैं हर राज्य से नए नए चेहरों को लाने का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.